करिए ना जी। हाँ, ठीक है। यहाँ देखिए बाबू, इसका एक कॉपी बना लीजिए सब लोग, क्योंकि ज़्यादा बेहतर होगा कॉपी बना लेने पर। और सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहे हैं आज से, सारा जो है एनसीईआरटी का प्रश्न है। आगे जो है आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज 6, 7, 8, 9, 10 इस ये जो क्लास होगी हर शनिवार को, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, एकदम बता देंगे, ऊपर में ही लिखा हो रहेगा 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इस तरह से काम हम लोग करेंगे। और बहुत लंबा टेस्ट चलेगा, डिस्कशन चलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। तो आपको निकालना है जल की भौतिक स्थिति। जल अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल पाया जाता है, हो एकदम पाया जाता है। ठीक है, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर भी पाया जाता है। अब इसका तापमान हम बढ़ा रहे हैं, ये आ गया जल 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, इससे ऊपर तापमान बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वाष्प में। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये किस में बदल जाएगा, वाष्प में, वाष्प में। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा और 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ऊपर की बात करेंगे तो ये क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ये कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट क्या कहा मैंने कि जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर भी पाया जाएगा, जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर भी पाया जाएगा, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा वो वाष्प में परिणत हो जाएगा। ठीक है, तो वाष्प क्या है, गैसीय अवस्था। वाष्प कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था है। चल बेटा अब देखते हैं, अब हम ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन देखिए, कमरे के तापमान पर, ये देखिए यहाँ तक आपको क्या होगा, तो ये कमरे के तापमान पर पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ठोस भी होगा, द्रव भी होगा, गैस भी होगा। लेकिन जल गैसीय अवस्था में, जल गैसीय अवस्था में किस तापमान पर, तो जल गैसीय अवस्था में कितना तापमान पर, तो जल गैसीय अवस्था में होता है, ध्यान में रखना है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ऊपर होगा। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की बात करेंगे तो जल गैसीय अवस्था में आएगा। जल सामान्य अवस्था में या कमरे के ताप पर यह आपको क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। किसमें, यह जो है गैस अवस्था में नहीं पाया जाएगा, कमरे के ताप पर। ये कितने पर कमरे के कितने पर वाष्प अवस्था में पाया जाएगा, गैस अवस्था में, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब बात करते बेटा यहाँ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, ठीक है ध्यान में रखिएगा, प्लाज्मा ये क्या है, तो प्लाज्मा है क्या है बच्चे, तो प्लाज्मा है आपको पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था है, एकदम ध्यान में रखिएगा, चौथी अवस्था है। और यह उच्च तापमान पर पाया जाता है, यह उच्च ताप पर पाया जाता है, या उच्च तापमान पर पाए जाते हैं, तापमान पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, उच्च तापमान पाए जाते हैं। कितने तापमान पर पाए जाएंगे, उच्च तापमान पर पाए जाते हैं, तो कितने तापमान पर पाए जाते हैं, तो मिनिमम आपको ध्यान में रखना है, मिनिमम आपका, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए आपको, ठीक है, प्लाज्मा के लिए कितना, तो 1000 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर ताप रहेगा तभी ये प्लाज्मा के रूप में पाया जाएगा, अनलेस ये प्लाज्मा के रूप में नहीं पाया जाएगा। बेटा प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, यह उच्च तापमान पर पाए जाते हैं। मिनिमम तापमान प्लाज्मा के लिए कितना होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखिए, अब प्लाज्मा के बारे में किसने बताया था, तो प्लाज्मा के बारे में बताया था लैंगम्यूर ने। प्लाज्मा के संबंध में बताया था, प्लाज्मा के संबंध में बताया था किसने, तो संबंध में बताया, किसने बताया, तो बच्चे लैंगम्यूर ने बताया था। लैंगम्यूर नामक वैज्ञानिक थे, लैंगम्यूर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्लाज्मा के संदर्भ में आपको जानकारी दी थी, लैंगम्यूर ने दी थी जानकारी। तो अब देखिए प्लाज्मा तो होगा नहीं क्योंकि 257 बोल रहा है, ठोस द्रव, ठोस और तरल होगा नहीं, क्या होगा जी, तो गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था होगा, गैसीय अवस्था होगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिएगा बेटा, कंसेप्ट एकदम कंफर्म होना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है।
कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कमरे के तापमान पर, यानी ये जो पदार्थ की अवस्था है आपको कमरे के तापमान पर पाया जाता है। जैसे अभी देखिए कमरा का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर गैस भी है, ठोस भी है और द्रव भी है, ठीक है। तो तीनों अवस्थाएं कमरे के तापमान पर पाए जाते हैं। लेकिन जल गैस अवस्था में कब पाया जाएगा? जब कितना तापमान होगा जी? 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। शायद कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चल एकदम हम क्या बोल रहे हैं कि आपको एक कॉपी बनाना है और सारा कॉपी में क्वेश्चंस का जो आंसर करेंगे उसको नोट डाउन करते रहना है और फिर उसको नेक्स्ट क्लास से पहले आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन भी हम पूछ लेंगे इससे, ठीक है। ये क्वेश्चन रखे रहिएगा, इसको फाइल बनाइएगा बाबू, इसको फाइल बनाइएगा, फाइल रखे हुए रहिएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये कब पाया जाता है? कितने तापमान पर? तो यह उच्च तापमान पर पाए जाते हैं। अब एक और चीज ध्यान में रखना है, प्लाज्मा में पदार्थ किस रूप में रहता है? तो आयन के रूप में। प्लाज्मा में पदार्थ किसके रूप में रहता है? आयन के रूप में रहता है, आयनों के रूप में रहते हैं। प्लाज्मा में पदार्थ आयनों के रूप में रहते हैं, आयनों के रूप में रहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। चल बेटा आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सतही घटना है? सतह से संबंधित घटना बोल रहा है। अब सबसे पहले बात बोलते हैं उबलना। कब कोई पदार्थ उबलेगा? ध्यान दीजिए, कब कोई पदार्थ उबलेगा? जब, पहले बात मेरे सुन लीजिए, कब पदार्थ कोई उबलेगा? तो उबलेगा जब वायुमंडलीय दाब और द्रव का दाब बराबर होगा तो वह उबलने लगेगा। एकदम ध्यान में रखिए, क्या बोल रहे हैं? उबलेगा कब? जब, ठीक है, जब आपको उबलना कब उबलता है? द्रव, तो द्रव, ठीक है, द्रव का दाब बराबर वायुमंडलीय दाब, तो ये उबलने लगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, जब द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो द्रव उबलने लगता है। एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं क्या कि वाष्पीकरण कब होगा? तो वाष्पीकरण होता है, ठीक है, वाष्पीकरण, ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण मतलब इवापोरेशन कब होता है? तो इवापोरेशन होगा कि द्रव का गैस में बदलना, गैस में बदलना। और ये कब होगा? तो जब आपको, ध्यान दीजिए मेरी बात को, द्रव, ठीक है, का वाष्पीकरण कब होगा? तो वाष्पीकरण कब होता है? तो ये एकदम याद रखना है, कब होगा वाष्पीकरण? तो जब द्रव का दाब, ध्यान दीजिए, द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? अधिक, ग्रेटर देन वायुमंडलीय दाब। यानी उबल के दाब इतना ज्यादा हो गया कि वायुमंडलीय दाब से क्या हो गया? अधिक हो गया, तो आपको, ठीक है, जल वाष्पीकृत हो जाएगा। अब देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया हम देखिए, यहाँ देखिए बच्चे, ये है वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव सतह से इस तरह से ऊपर भागेगा जी, भागता है वो, ये ऊपर भाग रहा है, ठीक है। तो कौन सी घटना? सतही घटना। वाष्पीकरण कौन सी घटना? सतही घटना होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, वाष्पीकरण आपको सरफेस फेनोमेना है, सतही घटना है, सरफेस फेनोमेना है, सतही घटना है। एकदम ध्यान में रखना बेटा, सरफेस फेनोमेना है, यानी यह एक सतही घटना है। अब हम सब पर बात करते हैं, उबलना, पिघलना, वाष्पीकरण और जमना, ये सभी क्या हैं? तो भौतिक प्रक्रिया है, एकदम ध्यान में रखिए, भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी फिजिकल फेनोमेना है। ऑल आर फिजिकल फेनोमेना, फेनोमेना। बच्चे एक चीज और ध्यान में रखना है, किसी भी ठोस पदार्थ की शुद्धता यानी द प्योरिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल किससे पता चलता है? तो पिघलने से पता चलता है। किससे पता चलेगा? मेल्टिंग से पता चलता है। किससे पता चलेगा? मेल्टिंग से। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं किसी भी ठोस पदार्थ की शुद्धता
का पता, शुद्धता का पता, ठीक है, पता लगाया जाता है गलनांक से, मेल्टिंग से, गलनांक से, गलनांक बिंदु से। एकदम ध्यान में रखें, गलनांक बिंदु से उसका पता लगाते हैं। हाँ, सोना की शुद्धता का पता गला देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या, कि वो शुद्ध है या नहीं होता, गलनांक बिंदु से उसका पता चलता। हो गया ना? हाँ बाबू, हाँ, गलनांक बिंदु मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। चलिए ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन बार बार पूछेगा। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये क्या होता है सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन होता है, ध्यान में रखिएगा, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, ठोस से गैस में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, सब्लिमेशन होता है। और कौन कौन सा पदार्थ का सब्लिमेशन होगा? एग्जाम्पल, कपूर, नौसादर, ठोस CO2, ठोस CO2 इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, आयोडीन, बेंजीन और एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। फिर से देखिए क्या क्या, कपूर, नौसादर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, बेंजीन, एंथ्रासीन। कपूर, नौसादर, ठोस CO2, आयोडीन, बेंजीन और एंथ्रासीन, इसका क्या हो सकता है? तो आपको ऊर्ध्वपातन हो सकता है। ठीक है, नौसादर अमोनियम क्लोराइड को नौसादर बोलते हैं। ये देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को नौसादर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? तो एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब क्या होता है? ये S द्वारा डिनोट करते हैं। उष्मा अपॉन तापमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। ये इंटीग्रेट किए हैं हम, उष्मा बटा तापमान के अनुपात को लिख दीजिए, उष्मा, उष्मा, उष्मा एवं तापमान का अनुपात, डेफिनेट इंटीग्रल है, तापमान का अनुपात, अनुपात एंट्रोपी कहलाता है। आए, हाँ ये एस है, एस, एंट्रोपी। उष्मा एवं तापमान का अनुपात एंट्रोपी कहलाता है। तो ब्रह्मांड का एंट्रोपी, उष्मा भी ब्रह्मांड में बहुत अधिक है और तापमान भी क्या है? सर्टेन है, तो इसीलिए इसका क्या होगा? एंट्रोपी अधिकतम होता है। यहाँ दो तीन बातें और जानिए। क्या जानिए? ठीक है, एक है आपको पता होनी चाहिए कि विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट, ये क्या होता है? तो 1 kg का वस्तु, 1 kg की वस्तु का तापमान, 1 kg की वस्तु का तापमान, तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा, आवश्यक उष्मा, इसको विशिष्ट उष्मा कहते हैं। 1 kg की वस्तु के तापमान को बढ़ाने के लिए कितना केल्विन? 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को, मात्रा विशिष्ट उष्मा कहलाता है। विशिष्ट उष्मा कहलाता है। ठीक है, कौन? ब्रह्मांड में उष्मा, उष्मा क्या है? अनंत है। तापमान क्या है? अनंत है। ठीक है, तो
तापमान अनंत है, तो जब तापमान कैसे हो गया अनंत, तो Q बटा T, तो T का मान क्या है, मान लीजिए T ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो कुछ जाता होता है नहीं, तो Q बटा 0 कर लीजिए, ये क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, यानी अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। यहां देखिए बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिलेशन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या ऐसे भी कहेंगे एन बराबर या न्यू बराबर, जो भी है एन बराबर या न्यू बराबर या म्यू बराबर, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। एन या इसको न्यू द्वारा डिनोट करते हैं, या यहां पर डिनोट किया गया है म्यू द्वारा, लेकिन म्यू द्वारा डिनोट नहीं करते, ये प्रश्न में कर दिया गया है लेकिन म्यू द्वारा डिनोट नहीं करते। या तो एन द्वारा डिनोट कीजिए या क्या, न्यू द्वारा। ये न्यू है बच्चे, न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, ये हो गया न्यू, न्यू, ठीक है, ये एन हो गया, ये म्यू है। बराबर क्या होता है, तो कुल दोलनों की संख्या, कुल दोलनों की संख्या बटा समय, संख्या बटा आवर्तकाल, बटा आवर्तकाल। और देखिए 1/t हो गया, 1/t आवर्तकाल है, और इसका यूनिट क्या होगा बच्चे, पर सेकेंड, यूनिट इसका क्या होता है, पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं हम क्या, हर्ज। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि आवृत्ति का असाई मात्रक क्या होता है, तो पर सेकेंड या हर्ज होता है। तो यहां देखिए क्या होगा आंसर इसका, ठीक है, t बराबर 1/म्यू, अच्छा म्यू बराबर 1/t, तो t बराबर क्या होगा 1/। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L तथा तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करता है, किया जा सकता है। अब यहां देखिए बच्चे एकदम देखिए, अनुप्रस्थ तरंग, कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव, कौन सा तरंग है बेटा, अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। यह माध्यम के लंबवत गमन करता है, कहां गमन करेगा, यह माध्यम के लंबवत गमन करता है, लंबवत गमन, पहली बात। दूसरी बात कि ठोस या द्रव के ऊपरी परत पर उत्पन्न होता है, ठोस या द्रव के ऊपरी परत पर उत्पन्न होगा। तीसरी बात कि यह श्रृंग, श्रृंग मतलब होता है क्रेस्ट, या गर्त, गर्त मतलब हुआ ट्रॉ के रूप में गमन करता है, रूप में गमन करता है। या श्रृंग या गर्त के रूप में गमन करता है। अब देखिए ये तरंग है आपका, क्रेस्ट हो गया, ट्रॉ हो गया, एक ट्रॉ हो गया। तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। एकदम ध्यान रखिए, तरंग द्वारा तय दूरी, ये कहलाएगा क्या बेटा, तरंग दैर्घ्य। और इसको किसके द्वारा डिनोट करेंगे, लैम्डा। तरंग दैर्घ्य को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, लैम्डा के द्वारा डिनोट करते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि तरंग दैर्घ्य तो लैम्डा हो गया,
तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या गर्त के बीच की दूरी, इसी को बोलते हैं क्या, लैम्डा। यहां देखिए लैम्डा हो गया। क्या कह रहा है कि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी कितनी है, एल है। तो बच्चे लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एल हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट क्या हो गया, एल। दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी, है ना, तो ये लैम्डा होता है, तो यानी एल हो गया। तरंगदैर्घ्य क्या होगा, एल हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। यहाँ देखिए क्या क्या सीखे। अनुप्रस्थ तरंग या माध्यम के लंबवत गमन करता है, या ठोस या द्रव के ऊपरी परत पर उत्पन्न होता है, या श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। देखा आगे, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या होगी, क्या होगा, 0 डेसिबल होगा। हो अब देखिए, ध्वनि की तीव्रता क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। ऑफ साउंड क्या होता है, तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम होता है, यानी ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुना समय। गुना समय होता है। तो बच्चे इसका एसआई मात्रक, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है ना, ये होता है माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सामान्य मात्रक क्या होता है, सामान्य मात्रक दो ठो होता है, एक होता है बेल और दूसरा क्या होता है, बेल या डेसिबल। बेल या डेसिबल, एक बेल बराबर कितना, 10 डेसिबल। अब याद रखना है कि अगर सामान्य वार्तालाप होगा, डेसिबल बेटा, डेसिबल, सामान्य वार्तालाप अगर होगा तो 25 से 30 डेसिबल। हाँ बच्चे, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। सामान्य वार्तालाप की बात अगर करेंगे तो आपको होगा 25 से 30 डेसिबल। फिर देखिए, जोर से बातचीत, ये कितना होता है, ये होता है, ठीक है, 45 से 60 डेसिबल। भीड़ भरी गली, 65 से 80 डेसिबल के बीच हो। तो इस तरह से होता जाता है। जेट विमान, एक 130 डेसिबल। ट्रक, ट्रेन 90 से 100 डेसिबल। हाँ, तो 80-90 डेसिबल होगा। सायरन बोलते हैं, 80-90 डेसिबल होता है। जेट विमान 130 डेसिबल। चल बेटा, जेट विमान 130 डेसिबल, ट्रक ट्रेन 90 से 100 डेसिबल। ले बेटा लिख। बिजली का गड़गड़ाहट डेसिबल में बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्वनि सुनाई पड़ता है केवल, बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जनरली 60 से 80 डेसिबल के बीच में होता है बिजली का गड़गड़ाहट। चलिए, कोई ध्वनि जब
कम से कम 17 मीटर से परावर्तित होती है लगभग, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये देखिए, प्रतिध्वनि स्थान बोला, रेजोनेंस स्पीड, गलत बात है। प्रतिध्वनि क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होता है। लेकिन ये नहीं कह रहा है, सुनिए इधर, ये नहीं कह रहा है कि ध्वनि 1/10 सेकंड में सुनाई वापस देती ही है, सुनाई दे रही है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में? नहीं होगा। तो ये क्या होगा? परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा, इको नहीं होगा। इको होने के लिए क्या होगा? इको के लिए ध्वनि परावर्तक सतह से टकराकर सतह से टकराकर 1/10 सेकेंड में पुनः सुनाई देती है। तो दो ध्वनि आपस में जुड़ी प्रतीत होती है, जुड़ी प्रतीत होती है, इसे इको कहते हैं। क्या शर्त हो गया? शर्त यह हो गया कि ध्वनि परावर्तक सतह से टकराकर कितना सेकंड में पुनः सुनाई देगा? 1/10 सेकंड, तब दो ध्वनि जुड़ा प्रतीत होगा। लेकिन इसमें देखिए, जब कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो जरूरी थोड़े है कि 1/10 सेकंड में 17 मीटर, मान लीजिए यहाँ इको थोड़े हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पुनः सुनाई देगा जब, तब वो इको कहलाएगा। इसीलिए इको का ये शर्त हो गया, ठीक है। और इको के लिए न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कितना होगा? 16.6 मीटर या 17 मीटर। 16.6 मीटर या क्या होगा? 17 मीटर होता है, एकदम ध्यान में रखना है। 1/10 सेकंड में बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1/10 सेकंड में सुनाई देता है या जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्वेश्चन में मिल रहा है आपको? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ध्वनि परावर्तक सतह से टकराया और 17 मीटर पर दूरी पर है, ठीक है, और परावर्तन सतह से टकराया या परावर्तित होती है, परावर्तित हो गया। तो थोड़े है कि 1/10 सेकंड में सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। यदि ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को ध्वनि का क्या कहते हैं? परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन होगा। अब बेटा ये देखिए, ये रेजोनेंस किसको कहते हैं? रेजोनेंस, अनुनाद। यदि, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुनाद क्या होता है? अनुनाद होता है कि यदि, ठीक है, आपको कंपन करती हुई वस्तु से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, कंपन करती वस्तु से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति यदि किसके बराबर हो? तो आपको बराबर हो जाए प्राकृतिक ध्वनि, वस्तु के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? अनुनाद। क्या बोल रहे हैं? यदि आपको वो प्रणोदित कंपन के कारण उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति, प्रणोदित मतलब फोर्स्ड वाइब्रेशन, जबरदस्ती हम उस पर कंपन करा रहे हैं, यदि प्रणोदित कंपन के कारण उत्पन्न आवृत्ति वस्तु के बराबर, वस्तु के प्राकृतिक आवृत्ति इसी घटना को अनुनाद कहते हैं। कभी आप लोग रेडियो बजाए हैं तो रेडियो घुमाकर रेडियो को बजाना कौन सी घटना हो गई? कौन सा घटना हो गया? अनुनाद हो, ठीक है। ठीक, तो प्रतिध्वनि स्थान है ना, रेजोनेंस। लिखिए ना, काम कीजिए ना भैया, ठीक है। यहां देखिए, इलेक्ट्रो इकोकार्डियोग्राम किस सिद्धांत पर काम करता है? इकोकार्डियो मतलब ईसीजी हो गया, ईसीजी।
और ईसीजी काम करेगा किस पर? डॉपलर इफेक्ट पर। इको, इको मतलब यहां फिर क्या हो? इको कार्डियोग्राम है बच्चे। यहां देखिए, ध्वनि के आवृत्ति में अंतर को रिकॉर्ड किया जाता है, अंतर को रिकॉर्ड करते हैं। डॉपलर इफेक्ट हो गया। अब यहां पर बात करते हैं जीमान इफेक्ट। ये क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, इस घटना को हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कि आपको स्पेक्ट्रम रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, टुकड़ों में टूटना, इस घटना को कहते हैं क्या? जीमान प्रभाव। अब जरा देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। धातु के प्लेट से ऊर्जा के आघात करने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, धातु के प्लेट से ऊर्जा के आघात से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इस घटना को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कोई भी धातु का प्लेट है, उस पर जब निश्चित ऊर्जा आघात करेगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगेगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जमीन इफेक्ट नहीं है, ग्राउंड इफेक्ट नहीं, जीमान इफेक्ट होगा, जीमान इफेक्ट होगा, जमीन इफेक्ट। ग्राउंड इफेक्ट कह सकते हैं, लेकिन जीमांस इफेक्ट होगा ये, जीमांस इफेक्ट, जीमांस इफेक्ट। चलिए, धातु के प्लेट से ऊर्जा के आघात से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। धातु के प्लेट से ऊर्जा के आघात करने पर ऊर्जा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की डैश से संबंधित है। तो बच्चे आपको टिंडल प्रभाव है क्या? पहले ये देख लीजिए, टिंडल प्रभाव ये आपको कोलाइड है। क्या है? कोलाइड। क्या है बच्चे? कोलाइड, कोलाइड, कोलाइड। कोलाइड से प्रकाश के किरणों के गुजरने पर उसका क्या करना? ठीक है, कोलाइड के पथ का दिखाई देना, कोलाइड से गुजरने वाले पथ का क्या करना? दिखाई देना। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। जब कोलाइड से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, किरणें गुजरती हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश का पथ दिखने लगता है। ये मान लीजिए प्रकाश गुजर रहा है ना, तो दिखने लगेगा कि किधर से प्रकाश गुजर रहा है। ऐसे प्रकाश अदृश्य होता है जी, लेकिन प्रकीर्णन के कारण क्या करेगा? दिखाई देने लगा। जैसे आप देखते होंगे कि खिड़की के छिद्र से कोई प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, तो आपको ठीक है खिड़की से जो गुजर रहा है प्रकाश की किरण, वो प्रकाश का किरण का पथ दिखने लगे। धुआं से प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश का पथ दिखने लगता है। इसी घटना को हम लोग कौन सा प्रभाव कहते हैं? टिंडल प्रभाव। जब कोलाइड से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो ये क्या हो गया जी? जब कोलाइड से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, कोलाइड का, ये कुछ मिट गया है यहाँ पर, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कोलाइड, प्रकाश का पथ दिखने लगता है, पथ दिखने लगता है। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। बच्चे स्कैटर कर रहा है, प्रकीर्णन कर रहा है। तो टिंडल प्रभाव किसकी घटना? एक और चीज होता है, कभी कभी क्या होगा कि कोलाइड से जब प्रकाश की किरणें गुजारते हैं तो कोलाइड के कण काले काले पिन के समान दिखते हैं। कैसा दिखने लगेगा? इसको क्या बोलते हैं? कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश के लंबवत गुजारने पर, प्रकाश के लंबवत गुजारने पर, लंबवत गुजारने पर ठीक है, आपको कोलाइड के कण, कोलाइड का कण काले पिन, कोलाइड का कण काले पिन के समान दिखता है, काले पिन के समान दिखता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए परिक्षेपण क्या है, तो प्रकाश का 7 रंगों में टूटना। प्रकाश का कितने रंग में टूटना? ठीक है, द डिवीजन ऑफ लाइट रेज इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अब जरा देखिए अपवर्तन क्या है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ जाना। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे में गुजरने पर, दूसरे में गुजरने पर प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन, अपने वास्तविक पथ से विचलन, पथ से विचलन, इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे हम कहते हैं अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया टिंडल प्रभाव? ठीक है, क्या जब भी प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे किससे? तो आपको, ठीक है, कोलाइड से गुजारेंगे तो कोलाइड का पथ दिखने लगे। जैसे धुआं से, कभी कभी देखेगा कि धुआं पर आपके गाड़ी का हेडलाइट पड़ता है तो धुआं का पथ दिखने लगता है, कहाँ से कहाँ प्रकाश गुजर रहा है धुआं में से, वो दिखने लगेगा। कभी आप देखते होंगे कि पेड़ के झुरमुट से, झुरमुट जो है पेड़ का बहुत झुरमुट है, तो वहाँ पत्ती से प्रकाश कट करके क्या होता है? दिखने लगता है नीचे, ऐसे कट करके आएगा नीचे। ठीक है, तो ये कौन सा प्रभाव है? प्रकीर्णन है। इस घटना को कौन सा प्रभाव बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। कभी कभी देखिएगा कि यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, एक प्रकाश की किरण जा रही है और धुआं, अब बोलते हैं उसमें धूलकण वगैरह है, वो दिखने लगता है आपको। ठीक है, हाँ, वो भी दिखने लगता है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। चलो आगे देखते हैं। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का। किसका? सोडियम। देखिए सोडियम, सोडियम पीला एक वर्णी प्रकाश देता है। कौन सा प्रकाश? एक वर्णी। एक वर्णी मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, लाइट देता है, देता है जो ठीक है, कोहरा, वर्षा, ठीक है, या अन्य कारकों से प्रकीर्णित नहीं होता है, अन्य कारकों के कारण प्रकीर्णित नहीं होता है, स्कैटरिंग इसका नहीं होगा। ठीक है, रोड दूर तक साफ दिखता है, साफ दिखता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। क्यों यूज करते हैं सोडियम वेपर का? तो ये दूर तक साफ दिखता है। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रयोग जनरली क्रायोजेनिक्स में किया जाता है। किसमें करते हैं? क्रायोजेनिक्स में। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो है आपको अधातु है। क्या है जी? अधातु। हड्डियों के निर्माण में आवश्यक है,
हड्डी, हड्डी बनाता है, हड्डी के निर्माण में आवश्यक। हड्डी का निर्माण कौन करता है? फास्फोरस और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। नियॉन, नियॉन जो है आपको एडवर्टीजमेंट लैंप बनाने में, विज्ञापन नली बनाने में यूज होता है, विज्ञापन नली को प्रकाशित करने में, प्रकाशित, बहुत सारा विज्ञापन नली बनता है, उसमें प्रकाशित करने में इसका यूज करते हैं। सिंपल बल्ब में हम लोग कभी कभी नाइट्रोजन भी यूज कर देते हैं, ठीक है, क्रायोजेनिक्स में और बल्ब में भी यूज करते हैं। बल्ब में कभी कभी आपको नहीं रहेगा क्या, ऑप्शन में नहीं रहेगा आर्गन, तो क्या मरिएगा? नाइट्रोजन, ठीक है। आर्गन में, आर्गन नहीं रहेगा, विद्युत बल्ब में कौन भरा जाता है? या तो आर्गन या नाइट्रोजन, ठीक है। कभी कभी नियॉन भी भरते हैं, लेकिन जब नहीं रहेगा ये सब तब मारेंगे क्या? नाइट्रोजन। क्या मारेंगे? नाइट्रोजन मारेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को, ठीक है, क्या कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और ये वास्तविक हो गया, ठीक है। आपको पता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब दो प्रकार के, दो प्रकार के हैं। पहला हो गया वास्तविक, दूसरा हो गया, वास्तविक को बोलते हैं रियल, और दूसरा हो गया आभासी, इसको बोलते हैं क्या? वर्चुअल। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चे, वास्तविक जो होता है, वास्तविक क्या होगा? तो प्रकाश के किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है। क्या होगा? प्रकाश का किरण वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनेगा, ठीक है। पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर क्या होगा? उतारा जा सकता है। और ये हमेशा ध्यान में रखना बेटा, ये हमेशा जो है उल्टा होता है। कैसा होगा? उल्टा, उल्टा होता है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। आभासी प्रतिबिंब को ये, ठीक है, कैसे बनेगा? तो ये पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, नहीं उतारा जाता है, और ये सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा? एकदम याद रखना बच्चे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किसके द्वारा बनेगा? तो अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है किसके द्वारा? तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, हाँ जी, सबके द्वारा बनेगा। उसके बाद उत्तल लेंस सबके द्वारा बनेगा, सबके द्वारा, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस सबके द्वारा बनेगा। बार बार क्वेश्चन पूछेगा, सभी के द्वारा कौन प्रतिबिंब का निर्माण होगा? आभासी, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण किसके द्वारा होगा? तो केवल और केवल अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है ना बेटा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा होता है। चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब, एलईडी और सीएफएल, तीनों पर बात कर लेते हैं। यहां देखिए, बल्ब, ध्यान दीजिए, बल्ब क्या हुआ? बल्ब निर्माण किया किसने? हम सब देख लेते हैं। यहां निर्माण, सिद्धांत, दक्षता,
ध्यान दीजिए बेटा, ये तीन चीज आपको देखना है, किसने निर्माण किया, सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है और दक्षता क्या है। ठीक है, ये तीन चीज हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बल्ब का निर्माण किया किसने, तो बच्चे एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन। और ये किस पर सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव पर ये काम करेगा। दक्षता कितना परसेंट होता है, तो जनरली ठीक है 25 से 30% मात्र दक्षता होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं दूसरा। हाँ जी, विद्युत ट्यूब, इसका निर्माण किसने किया, तो पीटर हेबिट, पीटर हेबिट। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह आयनन के सिद्धांत पर काम करता है, आयनाइजेशन, आयनन, आयनन पर काम करेगा। और इसकी दक्षता कितनी होती है, तो 55 से लेकर के 65%। तीसरा CFL, इसका निर्माण किया किसने, तो हैमर ने। हाँ, पीटर के बाद हैबिट लिखे हैं बेटा, हैमर ने किया। आयनन, 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 आयनाइजेशन के सिद्धांत पर काम करेगा। CFL ये भी आयनन के सिद्धांत पर काम करेगा, आयनन। आयनन के सिद्धांत पर काम करेगा, आयनन। और इसमें दक्षता लगभग आपको 75% के आसपास। चौथा LED, LED तो ये क्या है जी, इसका निर्माण किया होलेंस्की ने। और ध्यान में रखिए सिद्धांत क्या हुआ, तो ये इसमें डायोड लगा होता है, क्या होता है, डायोड। और यह अर्ध, ये किस पर काम करेगा, तो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है बेटा। और इसमें लगभग 83% से लेकर के 87% दक्षता होता है। क्या बोले मैम, लाइट इमिटिंग डायोड, होलेंस्की, किसने किया निर्माण, होलेंस्की ने, HOLANSKY, होलेंस्की ने किया। और 83 से 87% यानी सेमीकंडक्टर इसमें लगा होता है, डायोड होता है। देखिए इसकी, हाँ डायोड उसमें लगा होता है। LED में क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसमें आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है, अर्धचालक डिवाइसेस होता है। ऊर्जा दक्षता बहुत अच्छा होगा। सबसे अच्छा दक्षता किसका होगा जी, LED एंड CFL इज यूज्ड बिकॉज ऑफ, ठीक है, आपको ऊर्जा दक्षता के कारण। क्योंकि ऊर्जा दक्षता देखिए 83 से कितना परसेंट है, 87% ऊर्जा, यानी आपको ठीक है कितना, मान लीजिए बोलेंगे ऊर्जा दक्षता का मतलब क्या हुआ, कि 1 kg खाएंगे तो 83 ग्राम से 87 ग्राम काम कर देगा वो, उसमें 25 से 30 ग्राम काम करेगा। ठीक है, 1 kg खाना खाएंगे तो हैमर ने किया था। चलिए ओम के नियम के अनुसार क्या होगा बच्चे, अब देखिए, यदि भौतिक कारक नियत हो, इफ फिजिकल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, भौतिक कारक क्या हो, नियत, नियत, तब क्या होगा, तो नियत, भौतिक कारक नियत हो तो क्या कहते हैं बच्चे, यहां देख लीजिए। ठीक है, भौतिक कारक नियत हो तो क्या होगा, तो ये कोई चालक तार है, ये 2 बिंदु है, इसके बीच का विभवांतर V है और इससे प्रवाहित धारा क्या है, I है। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I, यानी विभवांतर समानुपाती धारा के, विभवांतर समानुपाती क्या, धारा, विद्युत धारा। और यहां से निकाल के ले लिए, V बराबर क्या हुआ, RI, जहां R क्या है बच्चे, प्रतिरोध, R बराबर क्या है, प्रतिरोध। और R का मान क्या होता है, तो R हो गया R बराबर V बटा क्या, I, यानी वोल्ट पर एम्पियर। और इसको बोलते हैं ओम, क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे। वोल्ट पर एम्पियर को बोला जाता है ओम। तो V बटा I हो गया, V बटा I हो गया।
चल बेटा, हाँ, विभवांतर इंटू विद्युत धारा। चल बेटा आगे देखते हैं। यहां देखिए, कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपातिक होता है। देखिए, कंडक्टर का प्रतिरोध डिपेंड करता है, कंडक्टर का प्रतिरोध निर्भर करता है एक नंबर लंबाई पर, 2 नंबर क्षेत्रफल पर, 3 नंबर आपको प्रकृति पर, 4 नंबर तापमान पर, 5 नंबर प्रकाश पर, 6 नंबर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पर। इतना कारक पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध लंबाई का क्या होगा? समानुपाती। प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई का क्या हो गया? समानुपाती। क्षेत्रफल का क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। तापमान का क्या होगा? समानुपाती। 3 तो ध्यान में रखिए। अब देखिए, कारक कंडक्टर तार का अनुभाग का क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, सीधे अनुपातिक होता है। लंबाई का सीधे अनुपातिक होगा, लंबाई का सीधे अनुपातिक होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। चल बेटा, हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं? तो स्तनधारी है। स्तनधारी है। क्यों बच्चे? क्योंकि इसमें चार हार्ट में चैम्बर होते हैं, में चैम्बर है। बता बेटा, सांप में कितना होता है? कितना होता है? 3। सरीसृप है। क्या है? सरीसृप। जितना भी रेप्टाइल्स होगा सब में कितना होगा? 3 होगा। लेकिन हाँ, अपवाद है मगरमच्छ। अब बाबा ज़्यादा तेज हो गया है पढ़ करके, खूब जान गए हैं। हाँ। एम्फीबियंस में क्या होगा? 3। उभयचर है 3। पक्षी में 4 हार्ट में चैम्बर है बच्चे। और एक और जो है, क्या है? तो मनुष्य में क्या जी? मनुष्य स्तनधारी है। मनुष्य में 4। मछली में 2। ठीक है। तिलचट्टा में तो कॉकरोच होता है 13। ऑक्टोपस में 2 बेटा। मगरमच्छ में कहाँ बोले 2? मगरमच्छ में 4 ना। चल आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम आएगा? देखिए, अग्नाशय, अग्न्याशय, इसको पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। अग्नाशय पेनक्रियाज हो गया। यहां पर आपको पेनक्रियाज हो गया। पेनक्रियाज का जो असली जगह होता है उसको बोलता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। यहां आपको हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स। और आपको
एंजाइम भी निकलता है। ध्यान दीजिए बच्चा, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? एकमात्र शरीर का मिश्रित ग्रंथि कौन? अग्नाशय। और ध्यान दीजिए बच्चे, एंजाइम 3 निकलेगा। पहला ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपको प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन को बदल देगा पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। दूसरा देखिए, ट्रिप्सिन एमाइलेज स्टार्च का पाचन करेगा। कौन किसका पाचन करेगा? स्टार्च। फिर आइए, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज वसा का। यानी आपके अग्नाशय से कितना एंजाइम स्रावित हो रहा है? 3। कौन कौन? ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज। और देखिए यहां से हार्मोन्स, हार्मोन्स में कौन कौन होगा? अल्फा, बीटा और क्या? गामा। अल्फा से क्या स्रावित होगा? तो ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। बीटा से इंसुलिन, गामा से सोमेटोस्टैटिन। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ग्लूकागॉन कौन काम करेगा, तो सबको देख लीजिए बेटा। ये देखिए, आपका पता है शर्करा, ये ग्लाइकोजेन में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लाइकोजेन। ये बदलने का काम कौन करेगा? इंसुलिन। कौन करेगा? इंसुलिन। और ग्लाइकोजेन को बदलेगा शर्करा में कौन? तो ग्लूकागॉन। ठीक है, पता है? कहाँ से लिखा हुआ है? कहाँ से लिखा? कौन मास्टर लिखा दिया है? चलिए आगे बढ़ते बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के अस्कंदन में सहायता करता? तो फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। ध्यान दीजिए बच्चे, लिखना है उसको क्या? ले यहां देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के अस्कंदन में सहायता करता? तो फाइब्रिनोजेन। यहां देखिए, रक्त से बाहर निकला फाइब्रिनोजेन। जैसे ही बाहर निकला तो इससे मिल गया प्रोथ्रोम्बिन। क्या मिल गया? प्रोथ्रोम्बिन मिल गया। प्रोथ्रोम्बिन आपको मिल गया कौन? कैल्शियम आयन। प्रोथ्रोम्बिन को मिल गया आपको विटामिन के, और ये बन गया फाइब्रिन। क्या बन गया जी? फाइब्रिन बन गया। और यही रक्त का थक्का है। तो आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन प्रोटीन है। सीरम एमाइलेज, सीरम एमाइलेज, एमाइलेज मतलब क्या हुआ? अभी तुरंत बताए थे। ठीक है, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज स्टार्च का पाचन करेगा। ग्लोब्यूलिन आपको पता है हेमोग्लोबिन है ना, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोब्यूलिन। क्या हो रहा है जी? क्या हो गया? हो गया ना? चलो जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या होता है? रक्त में फाइब्रिनोजेन होगा, जैसे ही बाहर निकलेगा प्रोथ्रोम्बिन से मिलेगा। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या होगा? कैल्शियम आयन और विटामिन के प्रभाव से क्या बना लिया? फाइब्रिन बना लिया। यही क्या है? रक्त का थक्का है। और ये ग्लोब्यूलिन हम बता रहे थे, ये क्या होता है? हेमोग्लोबिन में होता है।
ऑक्सीजन परिवहन करता है। चल आगे बढ़ते। ऑक्सीजन परिवहन करता है। चल बेटा, जीवाणुओं में श्वसन स्थल कौन होता है? तो मिसोसोम। क्या होगा? मिसोसोम होता है। यहाँ देखिए, जीवाणु जो होता है, जीवाणु किसका बना होता है? तो जीवाणु जनरली आपको पता है कि यह आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, के बनते हैं, के बने होते हैं। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये किस वर्ग का प्राणी है। तो आपको मोनेरा है। क्या है जी? मोनेरा है। ये प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक्स होता है। यानी इसमें कोशिका पूर्ण रूप से आपको क्या होता है? कोशिका पूर्ण रूप से, ठीक है, विकसित नहीं होती है। कोशिका केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक है। और जीवाणु का श्वसन स्थल ये मिसोसोम होता है, मेसोसोम होता है। ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण है। प्रोटीन संश्लेषण यानी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। यानी बोलेगा कि कौन प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र बिंदु है, तो क्या बोलेंगे? राइबोसोम। चलो बेटा आगे देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेडुला। कौन जी? मेडुला। श्वसन दर का नियंत्रण, मेडुला में पोन्स होता है। ध्यान में रखिएगा, मेडुला में क्या होता है? पोन्स होता है जो श्वसन दर का नियंत्रण करता है। श्वसन दर का नियंत्रण करता है, दर का नियंत्रण करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, नियंत्रण करता है। चलिए, मस्तिष्क का अगला भाग, इसमें पाया जाता है सेरिब्रम। क्या पाया जाता है? सेरिब्रम पाया जाता है, सेरिब्रम। और यही ज्ञान बिंदु, ज्ञान, ठीक है, और विवेक का केंद्र बिंदु है। एकदम ध्यान में रखिएगा। और ये अनुमस्तिष्क, सेरिबेलर, यहाँ पर पाया जाता है सेरिबेलम। क्या पाया जाएगा? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम अगर होता तो क्या होता? सेरिबेलम। ये शरीर की गति का नियंत्रण करता है। किसका? शरीर की गति का नियंत्रण करता है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि ब्रेन का अगला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। और ज्ञान, और विवेक का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो सेरिब्रम होता है। मेडुला में क्या पाया जाता है जो श्वसन दर का नियंत्रण करता है? पोन्स। क्या पाया जाएगा? पोन्स पाया जाएगा जो श्वसन दर का नियंत्रण करता है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख बेटा, बहुत गाड़ी आगे जाना है। समझ में आ रहा है जी? यहाँ ज़्यादा समझ में आता था कि वहाँ पर आता था। इससे मतलब नहीं है बेटे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो वजन और बल की इकाई क्या है? न्यूटन। वजन ये भार है। भार क्या होता है? तो W बराबर m/g। और ये क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन।
और बल क्या होता है? तो बल जो है, बल संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की दर है। और ये क्या होता है? m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें देखिए मोमेंटम, संवेग क्या होता है बेटा? वजन और, ये देखिए गड़बड़ है यहां पर, वजन और फोर्स लिखिएगा। यहां देखिए वजन और संवेग है, वेट और मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? संवेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। आप लोग केवल साथ दीजिए, देखिए ना इतना ज़बरदस्त यहाँ से दरोगा और बीपीएससी का रिजल्ट होगा। बीपीएससी में तो हमको लगने लगा है कि होगा, हो जाएगा रिजल्ट, जितना मेहनत हम कर रहे हैं बीपीएससी वाले के लिए। आंसर राइटिंग वाला बैच में है, जितना मेहनत करवा रहे हैं लड़का सबको, उसमें तो रिजल्ट हो जाएगा, श्योर हो। हाँ हाँ, क्लब स्टार्ट करेंगे। हम जो है ठीक है 2 से 4 टाइम, मतलब 2 से 4 टाइम एडजस्ट कर दिए हैं, 2 से 4, 3 तारीख से क्लब स्टार्ट करेंगे, 3 तारीख से, ठीक है। बुक साइंस, जनरल साइंस मेरी वाली किताब जो नई आई है, साइंस मेरी वाली किताब होगी, क्योंकि उससे बढ़िया किताब मार्केट में हमको दिख नहीं रहा है अभी कोई, ठीक है। जनरल साइंस आप लोग भी देख लीजिएगा, तब आप लोग जो बोलिएगा वही करेंगे। और 3 किताब हम यहाँ चलाएंगे। पहला किताब चलेगा कौन? तो लूसेंट, ठीक है, लूसेंट करवा देंगे। दूसरा किताब चलेगा आपको घटना चक्र, ठीक है, समझ गए। और इसमें डेली 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। करंट अफेयर्स अपनी किताब से चलेगा, ठीक है, वो आपको दे देंगे सब, ठीक है, कि ये ले आना है, आप ले आइएगा, ठीक है। और लेकिन 100 क्वेश्चन जैसे ही आएगा, 50 क्वेश्चन जीके तुरंत, 25 क्वेश्चन साइंस तुरंत, और 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग दोनों मिला हुआ, ठीक है। 100 क्वेश्चन डेली शुरू पहला जो है आपको 30 मिनट होगा, उसमें ही कर लेना है आपको, चाहे जैसे करिए वो आप जानिए। अगला 1.5 घंटा जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस किताब पर आपको पहले टॉपिक चिपका हुआ रहेगा वहाँ पर, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा कि आज ये पढ़ के आना है, ठीक है, वो पढ़ के आना है। और उसी का क्या होगा? डिस्कशन, ठीक है। और टीचर पूछेंगे, ये नहीं कि अपने स्टूडेंट क्या हुआ डिस्कस कर लिया, टीचर हर स्टूडेंट से 40 मैक्सिमम बच्चा हम 40 को रखेंगे, 40 से ज़्यादा बच्चा नहीं रखेंगे क्लब में, ठीक है। तो 40 बच्चा रहेगा, और टीचर जो है वो प्रत्येक बच्चे से है आपको कम से कम 15 क्वेश्चन डेली पूछेगा ही पूछेगा। ये नहीं कि आज ही बच्चा को छोड़ दिया, वो बच्चा को छोड़ दिया, वो बच्चा को छोड़ दिया। 40 मतलब 15 क्वेश्चन पूछेगा, नहीं जवाब दिया निकाल देगा क्लास से, कल आइए आज आपका काम खत्म, भागिए यहाँ से, ठीक है, समझे। नोट करके हमको देगा, हम तो फिर तो सप्ताह में 2 दिन से 3 दिन हम अपने लेंगे इसको, ठीक है। जहाँ साइंस में दिक्कत हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको जो ऑब्जेक्टिव डेली दे रहे हैं उसमें कुछ दिक्कत हो गया, ठीक है, तो उसको टिक करके रखेगा कि ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट का है, ठीक, उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट को हम बुला देंगे, ठीक है, हाँ, और अति करते रहना। और हर दिन नोट होगा कि कौन लड़का का कितना नंबर आया हुआ है, ठीक है, 100 क्वेश्चन में कितना नंबर आया हुआ है वो भी नोट होगा। और कौन लड़का, ठीक है, ज़्यादा कितना दिन जवाब दिया है 15 क्वेश्चन का, जो लड़का जवाब नहीं देगा उसको भाग यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। गिरते हुए नारियल में होता है, क्या होगा बच्चे? गतिज ऊर्जा। लेकिन जब गिरता हुआ नारियल होगा तो दोनों, अगर दोनों ऊर्जा रहता तो दोनों ऊर्जा होता, क्या होता है? दोनों ऊर्जा। गिरते हुए नारियल में दोनों प्रकार की ऊर्जा होगी। 21 नंबर छूट गया, हाँ बच्चे छूट गया। यहाँ देखिए ये सब हम करने लगे थे। चल बेटा देखिए क्या है। जब मेरे पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का कमी मेरे पास में है नहीं, ठीक है, इतना किताब, इतना ये, इतना वो,
ठीक है, जगह भी अब बहुत अच्छा है, इससे बढ़िया जगह भी किन्हीं के पास में नहीं है। ठीक है, जितना बढ़िया इतना चीज़ हम लगा दिए, फैसिलिटी भी बहुत है, तो क्यों नहीं, ठीक है, यहाँ से लड़कों को भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो। ठीक है, दोनों तरफ से फायदा का बात है। और रिजल्ट होगा नहीं तो इतना लगा के कोई फायदा है नहीं। ठीक है, बगल में बहुत बड़े बड़े लोग सब हैं, उसमें अपने आप को सरवाइव करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब टीचर को हम वैसे ही टीचर को जोड़ रहे हैं जो क्या करे, मेहनत करवाए लड़कों को। ठीक है, हर दिन मतलब दो दो तीन तीन टीचर अलग अलग करके टीचर भी लगाएंगे उसमें। ये नहीं कि एक क्या बोलते हैं आपको एक ही टीचर जो है सब दिन लगे हुए हैं वही करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी टीचर बदलेंगे। चलिए देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। ठीक है, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। और इतना ज़्यादा होमवर्क दे देना है कि बच्चा को इधर उधर सोचने का मौका मिले ही नहीं। ठीक है, बहुत सारा बच्चा जो है इधर उधर भी खूब भटकता है, वो भी सोचने का मौका ना मिले। चलो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो कार्य W बराबर क्या हुआ, F.S है ना, या Fs cos थीटा हो गया। ठीक है, तो बच्चे Fs cos थीटा किस पर निर्भर करेगा, तो इसको और भी तोड़ लीजिए, M इंटू A इंटू S इंटू cos थीटा। तो देखिए, ठीक है, विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल पर, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा हो नहीं। ये देखिए इसीलिए हम तोड़ दिए इसको कि द्रव्यमान तो वस्तु में होगा ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, हमेशा ऐसे भी रखा हुआ रहेगा तो वह होगा। तो कार्य निर्भर करता है, एकदम याद रखिएगा, कार्य निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, तो तीन ही फैक्टर पर निर्भर करेगा। सबसे पहला बल, दूसरा आपको विस्थापन, तीसरा बल विस्थापन के बीच कोण, बल एवं विस्थापन के बीच कोण ठीक है, तो अब देख लीजिए, ए पर निर्भर करेगा, बी पर निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल पर निर्भर, ए बी सी कहाँ गया, ए बी सी डी नंबर हो गया। आगे देखते हैं, बल और विस्थापन के बीच कोण पर। चल अब देखिए, गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। गिरते हुए नारियल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है, लेकिन यहां है हो दोनों नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए ज्यादा उपयुक्त आंसर क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है भी नहीं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा आपको क्या होगा, परमाणु बम, परमाणु रिएक्टर नाभिकीय ऊर्जा है, परमाणु बम, परमाणु रिएक्टर। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है, विद्युत सेल में कौन सा ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा तो आपको पता है ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन ऊर्जा, दोनों ऊर्जा होगा। ठीक है, आपको चलते हुए कार में कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। लेकिन चलते हुए कार में बैठे व्यक्ति में कौन सा, एकदम याद रखिएगा। अच्छा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बोल बेटा, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। दोनों को सम्मिलित रूप से कौन सा ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से स्थिति आपको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चल बेटा आगे देखते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, 15 kg है, तो इसका वेग ज्ञात करें। निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हुआ, हाफ mv स्क्वायर। निकाल ले बेटा, हमको निकालना v बराबर क्या हुआ, 2 इंटू के, अब बटा क्या m का रूट अंडर, तो 2 गुना 120 बटा कितना 15, 15 8 120, क्या निकल गया 16 का निकला 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए कहाँ पर है, यहाँ भी देखिए, इन्हें के हड़बड़ी में मार दीजिए,
ऑप्शन देख करके मारिएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ये सब ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में। चल बेटा आगे देखते हैं, बन गया। देखिए कह रहा फेन उत्प्लावन विधि, तो फेन उत्प्लावन विधि याद रखिएगा, फेन फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड द्वारा, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड द्वारा, ठीक है, सल्फाइड अयस्कों का शुद्धिकरण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण होता है। निष्कर्षण होता है सल्फाइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क का निष्कर्षण हम लोग करते हैं किस विधि द्वारा, तो वर्जन विधि, रोस्टिंग मेथड, रोस्टिंग विधि। अमलगम क्या होता है, तो अमलगम जो है ये एक तरह से मिश्र धातु है। कौन सा धातु है, मिश्र धातु। किसका मिश्र धातु है भाई, तो मरकरी और कोई भी धातु, अन्य धातु कोई भी, सोडियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, अन्य धातु के मिश्रण को हम अमलगम कहते हैं। याद रखिए अमलगम कहते हैं, ठीक है। मरकरी और अन्य धातु के मिश्रण को हम अमलगम कहते हैं। क्या बेटा, क्लोराइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क का सांद्रण जनरली नहीं होता क्लोराइड अयस्क, लेकिन अगर इसका करिएगा तो कैल्सिनेशन कर दीजिए, कैल्सिनेशन, निस्तापन। पच्चीस नंबर देखते हैं, उत्तक अथवा उत्तक, अथवा उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक है अथवा उत्तक किसे कहते हैं, अथवा उत्तक क्या है। तो एक समान उत्पत्ति में कोशिकाओं का समूह जो एक समान कार्य करता है। याद रखिएगा क्या क्या समान होगा बच्चे, उत्पत्ति भी समान होना चाहिए, यानी कोशिका है, उत्पन्न हुआ, समान क्षेत्र से उत्पन्न, समान उत्पत्ति, फिर क्या हो गया, कार्य समान हो, ठीक है। ऐसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। चलिए उत्तक का अध्ययन किसमें करते हैं, हिस्टोलॉजी में। किसमें करेंगे, हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, विंचेट ने। किसने किया था, विंचेट ने। और उत्तक का अध्ययन सबसे पहले किया था मालपिघ्घी, मार्सेलो मालपिघ्घी ने उत्तक का अध्ययन किया। किसने बाबू, मालपिघ्घी ने। मालपिघ्घी। और शब्द का प्रयोग विंचेट, विंचेट ने किया। उत्तक शब्द का प्रयोग विंचेट ने किया था। उत्तक का अध्ययन किया सर्वप्रथम मालपिघ्घी ने। हाँ अध्ययन किया, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में। उत्तक का अध्ययन किसमें करते हैं, हिस्टोलॉजी में। और उत्तक का अध्ययन किया सबसे पहले किसने किया, मालपिघ्घी ने, मार्सेलो मालपिघ्घी ने। चल बेटा आगे देखते हैं। यहां देखिए कह रहा है एक सेकेंडरी लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है जहां जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, देखिए सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल
लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल 2 सेकेंड कितना होता है वो? आवर्तकाल होगा 2 सेकेंड, कोई बात नहीं। टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। बेटा यहाँ देखिए 2 सेकेंड ऑलरेडी दिया हुआ, टी का मान कितना दिया हो? 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए T1 बराबर 2 पाई रूट अंडर एल, एल 1/6 भाग हो जाता है ना, तो एल ही रहेगा, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं। जी का मान कितना हुआ? G/6 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो 2 पाई रूट अंडर L/G कर लीजिए। ये 6 तो ऊपर चला गया, रूट अंडर क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। ये टी इसका मान कितना है जी? कितना सेकंड है? 2 सेकंड। 2 सेकंड पुट कर दे बेटा। 2 पाई रूट L/G का मान 2 सेकंड, तो 2 रूट 6 सेकंड हो गया आवर्तकाल का मान। तो 2 रूट 6 सेकंड, 2 रूट 6 सेकंड। 2 का रूट 6 का मान कितना होता है? तो 2.236 बोलते हैं 249 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? 2 गुना 2.249, तो ये लगभग आपको हो जाएगा कितना जी? 5 सेकेंड। कितना सेकंड हो गया? 5 सेकंड। सिक्स ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा ना ऊपर, तो इंटू 6 होगा, इसके साथ इंटू 6 करके देख लेना, ऊपर नहीं जाएगा 6, G/6 है तो ऊपर गया ना जी, 6 रूट 6। चल आगे बढ़ते बेटा। यहाँ देखिए सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ संजोग कर क्या बनाता है? सिलिका ऑक्साइड, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया सिलिका ऑक्साइड, और इसको बालू कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू। और याद रखिए ये जो है बहुत प्रभावी ऑक्साइड है, और इसी से बनता है क्या बच्चे? इससे बनता है सोडियम सिलिकेट। क्या बनता है जी? सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3, ये बन गया। और ये जो है प्रबल आपको सोडियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट Al2SiO3 यहाँ देखिए ये जो आपका है सोडियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट मिलकर के क्या बनाता है? कांच बनाता है। क्या बनाएगा जी? कांच बनाता है, कांच का निर्माण करेगा। या आपको एक तरह से कहना चाहिए ये कांच का निर्माण करता है। ये आपको अगर यहाँ कैल्शियम सिलिकेट बन गया, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 अगर बना लिया, कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर लिया, और एल्यूमिनियम सिलिकेट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? तो ये बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको बोलेंगे, ठीक है, सीमेंट। क्या बोलेंगे? सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट क्या होता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। फिर देखिए हम कह रहे थे कि कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 ये, और आपको एक और ले लीजिए सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, ठीक है, SiO3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा बच्चे? Na2SiO3 ये क्या बनाएगा? तो ये बना लेता है आपको कांच। क्या बनाएगा? कांच। अब देखिए एक तरफ से बात कीजिए बच्चे, एल्युमिनियम और कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट होगा, एल्युमिनियम और कैल्शियम सिलिकेट क्या होगा? सीमेंट होगा, और कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट क्या होगा? कांच होगा। कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट क्या होगा? कांच होगा। कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट क्या होगा? कांच। और एल्युमिनियम और कैल्शियम सिलिकेट क्या होगा? सीमेंट। एकदम ध्यान में रखिएगा, दोनों में कौन कॉमन है? कैल्शियम सिलिकेट। ध्यान में रखिए, कैल्शियम सिलिकेट दोनों में, कैल्शियम और बोलते हैं एल्युमिनियम हो गया तो क्या हो गया? सीमेंट हो गया। कैल्शियम और सोडियम हो गया तो क्या हो गया? कांच हो गया। एकदम ध्यान में रखिए, बराबर पूछता है ये क्वेश्चन। और ये सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित खनिज है पृथ्वी पर, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित खनिज पृथ्वी पर। सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित खनिज कौन है? तो सिलिका ऑक्साइड है। मात्रा में पृथ्वी पर उपस्थित खनिज, पृथ्वी पर उपस्थित खनिज है, ठीक है। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है पृथ्वी पर।
चल बेटा ये देखिए, जब सोडियम को जल में डाला जाता है तो क्या बनेगा, तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। सोडियम को किस में रखते हैं, सोडियम Na, क्षार धातु है। कौन सा धातु है, क्षार धातु है। क्षार धातु प्रथम वर्ग का धातु है, फर्स्ट ए वर्ग का धातु है। ठीक है, इस वर्ग में कौन कौन आता है, इस वर्ग में कौन कौन आएगा, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है। ठीक है, सोडियम को किरोसिन तेल में रखते हैं, सोडियम को किरोसिन तेल में रखते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं। किस में रखेंगे भाई, किरोसिन तेल में रखते हैं। सोडियम जल से अभिक्रिया कर, सोडियम जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। हो गया, चलो बेटा आगे देखते हैं। कह रहा जल सतह पर उत्पन्न उर्मिकाएं क्या होती हैं, तो जल सतह पर, जल के सतह पर, सतह पर या द्रव के सतह पर, द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। ये देखिए इस तरह से तरंग उत्पन्न होगा। कौन सा तरंग उत्पन्न होगा, अनुप्रस्थ। लेकिन जल के अंदर बोलता तो क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जल के अंदर गमन नहीं करता है, लिख लीजिएगा, अनुप्रस्थ तरंग जल के भीतर उत्पन्न नहीं होता है। हाँ होगा, नौ जो होगा वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा। नौ जो होगा तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा। भूकंप उत्पन्न होगा तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों उत्पन्न होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। ट्रिप्सिन का स्राव होता है, कहां पर होगा, तो आपको छोटी आंत में। जल के अंदर उत्पन्न नहीं होता है, अनुदैर्घ्य तरंग हर जगह उत्पन्न होगा, ठोस या द्रव के सतह पर। ट्रिप्सिन का स्राव निम्न में से कौन करता है, तो ऐसे करता है कौन, पेनक्रियाज। कौन करेगा जी, पेनक्रियाज। लेकिन पेनक्रियाज उत्पन्न करता है और कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा कहां पर, छोटी आंत में। छोटी आंत में बच्चे, छोटी आंत का कितना भाग, तीन भाग होता है, इलम, झझनम और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है, इलम, झझनम और क्या हुआ, ड्यूडेनम। बड़ी आंत का कितना भाग होता है, जल्दी बताइए। बड़ी आंत का भाग, इसका भी तीन भाग होता है, कोलन, रेक्टम और क्या होता है, कोलन हो गया, रेक्टम हो गया और क्या होता है, कोलन हो गया, रेक्टम हो गया और क्या होता है, एक और भाग होता है, ये होता है ना बड़ी आंत। देखें बड़ी आंत कभी, इस तरह का भाग होता है, इस तरह का भाग होता है। यहीं से आपको क्या होता है, आपका एनस बाहर निकलता है और इस भाग को बोलते हैं कोलन, इस भाग को बोलते हैं रेक्टम और एक और भाग होता है कोई, देखिए भूल गए हम, बोलें जी कौन भाग होता है, कोलन, रेक्टम। आप लोगों को पता ही नहीं है, छोटी आंत का पता था पहले, झूठे बोलता है, नहीं पता था। कोलन होगा और क्या होगा,
36,000 भी बोल सकते हैं। बीच में गया, गड़बड़ हो गया। चलिए, आवर्तकाल 24 घंटा, ऊंचाई कितना जी? 35,800 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर होता है। 24 घंटा होगा। कितना घंटा होगा? 24 घंटा। हाँ जी। और इसका उपयोग किस में करते हैं? संचार में। पृथ्वी से देखने पर क्या दिखेगा? पृथ्वी से देखने पर आपको दिखता कैसा है? तो पृथ्वी से देखने पर आपको ये दिखेगा, कैसा दिखेगा? स्थिर। चल आगे बढ़ते हैं। चल, मछलियों का श्वसन स्थल कौन होता है? तो गिल होता है। अभी बताए थे मछली जल में रहने वाली प्राणी है। यह जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यह जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग परासरण विधि द्वारा करता है। परासरण द्वारा करता है। अच्छी बात है। किस विधि द्वारा करेगा? परासरण विधि द्वारा करता है। नेक्स्ट देखिए, मुक्त अवस्था में किसी परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0। कितना होगा? 0। कोई भी, ये देखिए H2 की ऑक्सीकरण संख्या 0, ये HCl की ऑक्सीकरण संख्या, कुल ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0। ठीक है। और ऑक्सीकरण संख्या है क्या बच्चे? नंबर। ये क्या है? किसी अणु, परमाणु या आयन, परमाणु या आयन या मूलक पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी यौगिक है, ये देखिए इस पर कोई आवेश है कोई आवेश नहीं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ? 0। जरा इस पर बोलिए कितना आवेश है? -2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? -2। मान लीजिए NH4 प्लस है, बताइए इस पर कितना आवेश है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ? +4। चल आगे बढ़ते हैं। 512 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्वरित द्विभुज 0.7 मीटर तरंग दैर्घ्य का तरंग हवा में उत्पन्न करता है, तो हवा में ध्वनि की चाल कितनी होगी? आसान क्वेश्चन है। v बराबर क्या होता है? n लैम्डा होता है। वेग बराबर क्या हुआ? आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति गुना क्या हुआ? तरंग दैर्घ्य। निकाल लीजिए बेटा। 512 गुना क्या? 0.7। 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1। ठीक है। और 7 का 7 हो गया, तो और 7 पचे कितना? 35 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलिए बना लीजिएगा क्वेश्चन, छोड़िएगा नहीं। चलिए यहाँ देखिए, मानव में कुल अस्थियों एवं रीढ़ों की संख्या कितनी होती है? तो क्या होगा? 33 और 206। मानव में कुल हड्डियां कितनी जी? मानव की कुल हड्डियां बोल बेटा। 206। ठीक है। चेहरा 14, कान 3 + 3 6। ठीक। कपाल 29। ठीक है। आपको छाती 12 + 12 + 1 25 1 होता है। रिब्स कहाँ जाएगा? लंदन में जाएगा, छाती में। रिब्स नहीं होता है।
ऐसे वैसे ही होता है, छाती में, छाती का हड्डी मतलब रिब्स के साथ छाती होगा, नहीं तो ये बीच वाला होता है। अरे आपको बहुत पता है भाई। जूल पर किलोग्राम मात्रक होता है किसका? तो उष्मा धारिता का। उष्मा का मात्रक जूल होगा, विशिष्ट उष्मा का मात्रक होगा जूल पर केजी केल्विन, केजी इंटू केल्विन। और उष्मा धारिता का मात्रक होगा जूल पर केजी। और सामर्थ्य का मात्रक होगा कितना? वाट होगा, वाट, वाट होगा सामर्थ्य का मात्रक। चलिए वाट बराबर क्या हुआ? जूल पर सेकेंड। चल बेटा देख से देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो उसमें ठीक है, सुविकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, सुविकसित नाभिक नहीं पाया। बच्चे आपको पता होना चाहिए, केवल मोनेरा जो है, मोनेरा ये क्या है? प्रोकैरियोटिक्स है, प्रोकैरियोटिक है। बाकी सब देख लीजिए। आपको मोनेरा के बाद क्या होता है? मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद क्या हुआ? तो आपको फंगी, फंगी के बाद क्या हुआ? एनिमेलिया, और एनिमेलिया के बाद क्या हुआ? प्लांटी। ये विटेकर का वर्गीकरण है जीवधारियों का। और इसमें ये तीनों जो है ये यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक। सुविकसित इसमें नाभिक पाया जाएगा, इसमें सुविकसित नाभिक पाया जाएगा, सुविकसित नाभिक पाया जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने पर उसका संवेग क्या होगा? तो बच्चे संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। वेग आधा कर दिए तो क्या हुआ? P1 बराबर m इंटू वी बटा 2, यानी ठीक है आपको एम वी बाय 2 हो गया। ठीक है, आधा हो जाएगा, P बाय 2। संवेग क्या होगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, संवेग आधा हो जाता है, संवेग क्या हो गया? आधा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख बेटा रोल गोल्ड क्या है? तो रोल गोल्ड क्या है? देखिए कॉपर और जिंक को पीतल बोलते हैं, पीतल। कॉपर ये कुछ नहीं होता। कॉपर और टीना को, कॉपर और टीना को कांसा बोलते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम को रोल गोल्ड बोलते हैं। कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% होता है, इसको रोल गोल्ड बोलते हैं, रोल गोल्ड। और हम बोलते हैं कि सस्ता आभूषण बनाने में इसका यूज करते हैं, सस्ता आभूषण बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, सोना से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं वाला बनाने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। सस्ता आभूषण, हाँ नहीं मार्केट में जाकर के लेके आ जाते हैं। ठीक है, 10 टका में 3 ठो चेन, अपने भी पहनिए, बाल बच्चा को भी पहनाइए, पत्नी को भी खुश रखिए। सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति होती है। बच्चे आपको पढ़ाए हैं हम कई बार। ये देखिए ये आपको तरंग है, गामा, एक्स, यूवी, वी, आई, एम और क्या आर, है ना। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा से गामा किरण, एक्स से एक्स किरण, यूवी से पराबैंगनी, वी से दृश्य, आई से अवरक्त और एम से माइक्रो और आर से रेडियो। अब देखिए कह रहा है कि सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति, बच्चे इधर से इधर जाएंगे तो आवृत्ति का मान क्या होता है? घटता है। इधर से इधर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ये देखिए माइक्रोवेव का जो आवृत्ति है क्या होगा? तो अवरक्त से कम, लेकिन रेडियो तरंग से क्या होगा? ज़्यादा। तो अवरक्त से कम, रेडियो तरंग से ज़्यादा, तो रेडियो तरंग से क्या हुआ? ज़्यादा। पी नंबर आ गया। चलिए, एक नई कोशिका किससे उत्पन्न होती है? देख बेटा एक नई कोशिका किससे उत्पन्न होती है? तो आपको कोशिका विभाजन से। किससे? कोशिका विभाजन से। ठीक है, आपको याद होगा एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट विर्चो, रॉबर्ट विर्चो। इन्होंने कहा, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, क्या दिया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कहा, ये फ्रेंच शब्द है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब किसी भी कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। किसी भी कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। चलो देखते हैं आगे। हाँ बोल बेटा, बोल। रॉबर्ट विर्चो ने।
ठीक है। जीवद्रव क्या है? तो जीवद्रव जो है क्या है? जीव का रास, जीव जीवन का भौतिक आधार है। पुरकिंजे ने कहा था। किसने कहा था? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने ये कहा था कि जीवन का जीवद्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अगर जल में छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं तो कीड़ों को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, और कॉपर सल्फेट का यूज कवकनाशी में, किसमें? कवकनाशी में यूज करते हैं, फंगीसाइड्स में यूज करेंगे। शुगर क्या है? तो सुक्रोज है, सुक्रोज है।